सब बढ़िया चल रहा है, ठीक है। तो आप मेहनत करते रहिए, खुद पे भरोसा रखिए, ऊपर वाला भी आपके भरोसे पे ही बैठा है। आप कब मेहनत करोगे वो आपको कुछ देगा, ठीक है। तो घबराना नहीं, हड़बड़ाना नहीं और दिमाग को थोड़ा ठंडा रखना। शुरू करते हैं आज के सवाल। डाई इलेक्ट्रिक्स के ऊपर आज क्वेश्चन लेंगे हम कैपेसिटर्स के, और जो 12-15 सवाल कराए जाएंगे एकदम हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में लगेंगे, ज़रूर लगेंगे। आप इतना क्लियर कर लो। चलो स्टार्ट कर। पहले क्वेश्चन को पॉज करो, खुद करो, उसके बाद ही सॉल्यूशन दो। पहले खुद ट्राई करो। देखो बच्चों, इस सवाल में हमको बोला है कि जब डी 8 सेंटीमीटर होता है तो सी का वैल्यू हो जाता है 10 माइक्रोफराड। क्वेश्चन क्या है, अगर डी 4 सेंटीमीटर हो जाए तो सी डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक है। अभी ये तो पता है, अगर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो इसका सी का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन 0 ए बाई डी, जहाँ पे ए है प्लेट्स के एरिया, डी है दोनों प्लेट्स के बीच में सेपरेशन डिस्टेंस, और एप्सिलॉन 0 है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। तो ये इसका वैल्यू हमें दे के रखा है 10 माइक्रोफाराड, ठीक है। जब ये 8 सेंटीमीटर होता है, अब 8 घट के कितना हो गया है 4 सेंटीमीटर, मतलब आधा हो गया है। तो न्यू सी में हमारा डी जो है वो डी बाई 2 हो गया, 2 ऊपर चला गया, सो दिस इज 2 एप्सिलॉन 0 ए बाई डी, और एप्सिलॉन 0 ए बाई डी का वैल्यू दिया है 10, सो 2 इंटू 10 हो गया 20 माइक्रोफाराड। समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन कर रहे हैं। जो थ्योरी वाले वीडियोस हैं वहाँ पे हमने डिटेल्स में डिस्कस किया है कि ये किस तरह से होते हैं डिराइव एंड ऑल दैट। तो अभी आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और आप सॉल्यूशन करो, ठीक है। बाकी जो अगर आपने एक भी न्यूमेरिक्स नहीं भी लगाए हैं पर थ्योरी किया है तो फिर आप सारे क्वेश्चंस कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वॉच करके पहले खुद से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे क्या डाइलेक्ट्रिक का इस्तेमाल हुआ है, तो देखो जब पैरेलल प्लेट के बीच में वैक्यूम है तब तो सी का वैल्यू आ जाता है एप्सिलॉन 0 ए बाई डी, पर अगर हमने इस स्पेस में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इस तरह से घुसा दिया, अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक रख रहे हैं इसके बीच में और सपोज ये डाइलेक्ट्रिक जो मटेरियल है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो फिर हमारा फाइनल कैपेसिटेंस आ जाएगा कि एप्सिलॉन 0 ए बाई टी, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स ऑफ आवर ओरिजिनल सी, ठीक है। तो अब सवाल में क्या बोला है, सवाल में बोला है कि हमने यहाँ पे ऑयल रखा है। जब हम ऑयल रखते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू दे के रखा है 2, तब हमारा जो सी है वो होता है एप्सिलॉन 0 ए बाई डी, के एप्सिलॉन 0 ए बाई डी जब हमने डाइलेक्ट्रिक रखा है। तो ये जब ऑयल रख रहे हैं तब सी का वैल्यू इतना है। तो हमको पूछा है कि जब ऑयल नहीं है तब सी का वैल्यू कितना होगा, तो फॉर्मूला क्या है एप्सिलॉन 0 ए बाई डी, तो यहाँ से आ जाएगा सी बाई के का वैल्यू कितना है 2, तो सी बाई 2, तब ऑयल रिमूव कर लेंगे तो सी बाई 2, क्योंकि ऑयल नहीं है तो फॉर्मूला है एप्सिलॉन 0 ए बाई डी, तो एप्सिलॉन 0 ए बाई डी का वैल्यू कितना है सी बाई के, इधर गया के का वैल्यू दिया है 2, सी बाई 2, ठीक है। इजी सवाल है, धीरे धीरे करके हम हमारा लेवल बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस सवाल को करने से पहले एक बार थोड़ा सा हम थ्योरी रिवाइज करेंगे, ठीक है। देखो जब हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल उसके अंदर रखा हमारे प्लेट्स के अंदर, तब 2 केसेस बनते हैं। अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड है, बैटरी हमने चार्ज किया उसके बाद निकाल दिया, और दूसरा क्या, जब बैटरी कनेक्टेड है। अब देखो अगर हमने बैटरी निकाल दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया, तो क्यू क्या हो जाएगा, चार्ज तो और बढ़ेगा नहीं, तो चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा। अगर हमने बैटरी कनेक्टेड रखा है तो क्या कांस्टेंट हो जाएगा, पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा, सेम बैटरी के साथ कनेक्टेड है तो, ठीक है। अभी सी का वैल्यू हमने क्या सीखा, जो नया सी है उसका वैल्यू के टाइम्स ओरिजिनल सी, अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख रहे हैं।
चाहे वो कनेक्टेड हो चाहे वो डिसकनेक्टेड हो, सी का वैल्यू यही होगा, के टाइम्स ओरिजिनल सी। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे हमारा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, देखो Q इज इक्वल टू क्या है, सी भी, तो V का फॉर्मूला आ गया Q बाय सी, तो Q तो कांस्टेंट है, Q वैल्यू बाय के सी। तो अभी हमारा ओरिजिनल भी था ये, सो फाइनल भी हो गया V बाय के। उसी तरह से V इक्वल टू क्या है, ई डॉट डी, तो अगर भी फाइनल पोटेंशियल हमारा इनिशियल पोटेंशियल बाय के हुआ, तो हमारा फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, इनिशियल डिवाइडेड बाय के। ध्यान दे रहे हो, समझ रहे हो। एक चीज़ और है, एनर्जी स्टोर्ड। एनर्जी स्टोर्ड का वैल्यू देखो, ये इनिशियल हम क्या लिखेंगे फॉर्मूला, हाफ सी बी स्क्वायर, फाइनल का क्या लिखेंगे, हाफ सी डैश भी डैश स्क्वायर। अभी फाइनल सी का वैल्यू बोलो के सी, फाइनल वी का वैल्यू बोलो वी स्क्वायर बाय के स्क्वायर, तो क्या हो गया, हाफ सी बी स्क्वायर इज यू, इतना हो गया यू, और डिवाइडेड बाय के, सो यू बाय के। ये है हमारा फाइनल एनर्जी स्टोर्ड। ठीक है, तो अगर बैटरी डिसकनेक्टेड है तो चार्ज कांस्टेंट, कैपेसिटेंस का वैल्यू के सी, वोल्टेज का वैल्यू, पोटेंशियल का वैल्यू वी बाय के, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ई बाय के, एनर्जी स्टोर्ड का वैल्यू यू बाय के। जहाँ डैश नहीं है वो क्या है, इनिशियल है, जहाँ डैश है वो है फाइनल। अब देखते हैं अगर बैटरी कनेक्टेड है, अगर बैटरी कनेक्टेड है तो चार्ज कांस्टेंट नहीं हो सकता, फ्लो हो रहा है, क्या कांस्टेंट है, पोटेंशियल कांस्टेंट है। सी का वैल्यू तो डाइलेक्ट्रिक रखा है तो के सी। ठीक है, यहाँ पे जो हमने प्लेट्स के अंदर डाइलेक्ट्रिक रखा है इसका कांस्टेंट वैल्यू, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, तो के सी हो गया। अब देखो क्यू कितना हो जाएगा, क्यू इक्वल टू सी भी, तो क्यू डैश हम निकाल रहे हैं फाइनल वाला, तो फाइनल वाला सी डैश और वी डैश का वैल्यू डालेंगे, तो ये हो गया के सी, और ये तो सेम है तो वी, तो ये सी भी क्या है, इनिशियल चार्ज, तो फाइनल चार्ज हमारा हो गया के टाइम्स ऑफ इनिशियल चार्ज। अब देखो पोटेंशियल अगर सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम ही होगा, सो ई डैश भी इक्वल है। अब आया एनर्जी स्टोर, वही डालेंगे, हाफ सी भी स्क्वायर, फाइनल वाले, इनिशियल वाले कितना है, हाफ सी भी स्क्वायर। अब देखो हाफ सी डैश की जगह पे कितना पुट करेंगे, के सी, वी डैश स्क्वायर की जगह पे कितना पुट करेंगे, सेम वैल्यू वी स्क्वायर, सो दिस इज बिकम हाफ सी वी स्क्वायर इंटू के, एंड दिस इज, ये हो गया यू के, ये हो गया हमारा फाइनल एनर्जी स्टोर्ड व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड। तो इतना डाटा आपको समझ में आ गया। देखो रटना मारने की ज़रूरत नहीं है, कोशिश भी मत करना क्योंकि काम नहीं आएगा, इतने सारे चीज़ें आप पढ़ोगे, सिर्फ एक सब्जेक्ट तो पढ़ना है नहीं, फिर एग्ज़ाम के टाइम पे इतना प्रेशर होगा तो आप नहीं हैंडल कर सकें, आपको नहीं याद आएगा, और वो काम का भी नहीं है क्योंकि इतना भी एग्ज़ाम में सवाल इजी नहीं आते कि फॉर्मूला रट लिया और उसमें डाल दिया, नहीं। कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो इंटरनलाइज होता है, वो हमारे अंदर बैठा होता है, तो जब ज़रूरत पड़ती है वो अपने आप आ जाता है, बस थोड़ी सी अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो ये कैसे हो रहा है ये आपको पता चलना चाहिए, ठीक है, याद करने की कोशिश भी मत करना। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है बैटरी हमारी डिसकनेक्टेड है। अगर बैटरी डिसकनेक्टेड है तो क्या कांस्टेंट रहेगा, चार्ज कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, हमको बोला है डिस्टेंस जब इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल में क्या चेंजेस आएगा, इंक्रीज या डिक्रीज। तो अब देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखो, Q इक्वल टू सी भी, तो V इक्वल टू हो गया Q बाय सी। ठीक है, अब C का फॉर्मूला लिखो, एप्सिलॉन 0 A बाय डी, तो D ऊपर चला गया। तो अब बोलो V के साथ डिस्टेंस क्या है, डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो अगर डिस्टेंस इंक्रीज किया है तो पोटेंशियल भी इंक्रीज करेगा। अब इस सवाल में अगर हमें बैटरी कनेक्टेड पूछता तो हम क्या करते, पोटेंशियल विल बी द सेम।
राइट। तो ये कॉन्सेप्ट को लेके बहुत अच्छे सवाल बन सकते हैं, आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये सवाल एकदम फटाक से आ गया ना, क्यों? क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठे हुए हैं सही से। अब तो ऑप्शन सी विल बी द रॉन्ग, क्योंकि बोला है क्या, बैटरी हमारा डिस्कनेक्ट हो चुका है भैया। अगर डिस्कनेक्ट हुआ है तो फिर हमें पता है कि चार्ज जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। बाकी स्टेटमेंट भी हम चेक कर लेते हैं। आपको पता है डिस्कनेक्ट हुआ तो जो फाइनल एनर्जी स्टोर होगा वो क्या हो जाएगा, u बाय के। तो ये पूछा है डिक्रीजेस बाय के टाइम्स। इसको पर आप एक बार और कर लो, करके देख लो हाफ सी बी स्क्वायर डाल के, ताकि थोड़ा और बैठ जाए। ठीक है, मैं और नहीं कर रही हूँ। और एक क्वेश्चन क्या बोला है कि पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स विल डिक्रीज। तो हमें पता है कि जब बैटरी डिस्कनेक्ट हो रहा है तो पोटेंशियल बिल्कुल डिक्रीज बाय के टाइम्स। तो ये भी हमने क्या देख लिया है। ठीक है, एक चीज़ और बोला है दैट चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू दिया है। अब अच्छा उसको देख लेते हैं हम। देखो हाफ सी बी स्क्वायर माइनस हाफ सी बी स्क्वायर। ठीक है, अब फाइनल सी का वैल्यू बोलो, के सी। फाइनल भी का वैल्यू बोलो, बी स्क्वायर बाय के स्क्वायर। सो हाफ minus half cb square. So this become half cb square 1 by k minus 1. So this is half cb square 1 minus k by k. तो देखा, तो ऐसे ही फटाक से सवाल सॉल्व होते हैं अगर हमारा पकड़ मजबूत हो कॉन्सेप्ट पे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। कैसा रहा है सवाल, हो गया ना? यार मुझे क्या देख रहे हो, खुद करो, शर्म ना करो क्या, करो 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 करो। अच्छा देखो, यहाँ पे हमको बोला है ऐसा एक कैपेसिटर है और दो हमने मटेरियल के डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स इसके अंदर रखे हैं। एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, एक का है K2, और यहाँ पे गिवन है K1 इज लेस देन K2। तो K2 जो है वो बड़ा है। ठीक है, खुद को बहुत बड़ा समझ रहा है, वो बड़ा है। ठीक है, और हमें सवाल में ग्राफ बनाना है इलेक्ट्रिक फील्ड और डी के बीच में। ठीक है, तो देखो पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड और सी किस तरह से रिलेटेड है वो हम देख लेते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला है Q इक्वल टू सी भी, सी का वैल्यू एप्सिलॉन 0 ए बाई डी। ये मैं नॉर्मल लिख रही हूँ, ये डाइलेक्ट्रिक के लिए बस के इंटू कर लेंगे। भी की जगह पे कितना लिख सकते हैं, ई इंटू डी। तो डी डी कैंसल, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया Q बाय एप्सिलॉन 0 ए। चलो ये कहाँ पे, वैक्यूम पे। अगर यहाँ 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 ये तीन देखो कितने रीजन है, 1 1 2, ये वैक्यूम 3, ये एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल दूसरा 4, ये फिर वैक्यूम 5, टोटल 5 रीजन है ना। तो जितने भी वैक्यूम वाले हैं यानी कि 1 2 एंड 5 उसके लिए हो गया ये फॉर्मूला। अगर हम डाइलेक्ट्रिक वाले के लिए लिखें तो यहाँ पे के आ जाएगा, तो इसी का फॉर्मूला हो जाएगा Q बाय के एप्सिलॉन 0 ए। ठीक है, अब ये तीनों रीजन के लिए तो ई का वैल्यू सेम होगा। अब ये दोनों में से किसका बड़ा और किसका छोटा, देखो जिसका के बड़ा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा। सो K1 इज लेस देन K2, दैट मीन्स E1 विल बी ग्रेटर देन E2, डिनोमिनेटर में है। अब ग्राफ बनाओ, पहले देखो यहाँ पे सेम बनाए। रीजन 1 रीजन 2 में क्या होगा, कमेगा कि बढ़ेगा,
थोड़ा कमेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में आ गया के, थोड़ा कम घटा। फिर क्या होगा यहाँ पे, फिर बढ़ेगा, सेम बढ़ा। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा और घटेगा, इससे कम घटेगा कि ज़्यादा, ज़्यादा घटेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किसका कम है, E2 का कम है, तो ऐसा। और फिर बढ़ेगा यहाँ पे ना वैल्यू। थोड़ा चेक कर लो बच्चों, कौन सा वाला ग्राफ हमारे ऐसे फॉर्म में दिया है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखो कुछ ज़्यादा है नहीं, पर पकड़ होनी चाहिए, वरना आसान सवाल भी नहीं होंगे। क्या बात है, हो गया आंसर, बड़े स्मार्ट हो गए हो। हाँ, एक बार मेरा भी देख लो। तो हमको क्या बोला है, जब एयर था, यानी कि फॉर्मूला जब हम ये लगाते हैं तब 2 माइक्रोफैराड है। अब हमने क्या किया, ये थोड़ा जो सेपरेशन डिस्टेंस है उसको डबल किया और अंदर एयर की जगह पे वैक्स भर दिया, मतलब कुछ डाइलेक्ट्रिक भर दिया हमने, तो उसका फॉर्मूला ऐसे हो जाएगा कि एप्सिलॉन 0a/d, डिस्टेंस को हमने डबल किया। अब इसका न्यू सी बन गया 6। ठीक है, तो हमें पूछा है कि के का वैल्यू बताओ, तो एप्सिलॉन 0a/d इतना का वैल्यू कितना है 2, सो k/2 × 2 = 6, तो 2 2 कैंसिल और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू आ गया 6। आसान सवाल, बढ़ते हैं नेक्स्ट। घबराओ नहीं, दिमाग ठंडा रखो, सब होगा। ठीक है, 2 मैं करती हूँ, आप देख देख के करो मेरे साथ, तीसरा चौथा पांचवा खुद ऑटोमेटिक करने लगोगे तब। अब ये देखो, ये कैपेसिटर है और यहाँ पे हमने 2 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल घुसा है, एक का K1 एक का K2। सेपरेशन डिस्टेंस दे के रखा है D, एरिया का प्लेट का एरिया दे रखा है A। ठीक है, क्या ये 2 कैपेसिटर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं है बच्चों, है ना? तो बस हमें पूछा है कि टोटल कैपेसिटी कितना हो जाएगा, तो हम कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज का फॉर्मूला लगा लेंगे, दैट इज 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 + 1/C2। अब यहाँ पे C1 का जगह यहाँ इसका वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे C2 के लिए वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, अब इसके लिए निकालते हैं हम, ये वाले प्लेट के लिए C1 अगर डाइलेक्ट्रिक है तो फॉर्मूला क्या है, एप्सिलॉन 0a/d इंटू के। कितना दिया है, K1। अच्छा, एरिया देखो, एरिया सेम है, प्लेट का एरिया इतना, इसका भी उतना, तो एरिया। अब डिस्टेंस देखते हैं, D क्या हुआ है, देखो अगर ये वाले कैपेसिटर के लिए D क्या हुआ है, आधा नहीं हो गया, D/2 एंड दिस इज ऑल्सो हाफ, D/2। सो डिस्टेंस की जगह पे हम कितना लिखेंगे, D/2 और 2 ऊपर चला गया। ठीक है, और ये हो गया 2K1 एप्सिलॉन 0a/d। चलो फटाफट C2 का वैल्यू बोलो, उसी तरह से बस K2 चेंज होगा, बाकी सेम। इक्विवेलेंट बोलो, C इक्विवेलेंट इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा, D/2K1 एप्सिलॉन 0a प्लस D/2K2 एप्सिलॉन 0a। ठीक है, तो फिर यहाँ पे अगर हम एलसीएम करें 2K1 K2 एप्सिलॉन 0a और यहाँ पे आ जाएगा DK2 प्लस K1, 1/C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, और C इक्विवेलेंट आ गया 2K1 K2 एप्सिलॉन 0a/d इंटू K1 प्लस K2। देखो बच्चों ऑप्शन में है या नहीं, चेक करो। पीटोगे तुम लोग, घबरा क्यों रहे हो, बोला तो था 2 सवाल मैं करूँगी, बाकी के ना आए तो बोलना। चलो देखो, क्या ये अरेंजमेंट सीरीज में आपको लग रहा है? नहीं, हमें नहीं लगा। किस में लग रहा है? पैरेलल में लग रहा है, ये नहीं है 2 कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल, है ना? अब देखो,
अब डिस्टेंस देखो दोनों प्लेट्स में क्या है, चाहे हम इसके लिए निकालें चाहे हम इसके लिए निकालें, दोनों में डिस्टेंस कितना है देखो, सेम डी है ना। एरिया देखो, प्लेट का एरिया क्या हो गया है, हाफ हो गया है। हमें दे के रखा है प्लेट का एरिया ए है, तो ये वाले के लिए a/2, ये वाले के लिए b/2। दे आर कनेक्टेड इन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अभी हमें पूछा है टोटल सीन निकालो, तो क्या है, हम ये दोनों सी को पैरेलली कनेक्ट है हमें दिख रहा है, तो हम सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगाएंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, C1 + C2, सीरीज के लिए 1/C1 + 1/C2। अब C1 का वैल्यू लिखो, K1 ε0 a/2, एरिया की जगह पे डिवाइडेड बाय डी तो सेम है दोनों के लिए, देख रहे हो ना, इसके लिए ये K1 ये K2 है ना। C2 का वैल्यू लिखो, K2 ε0 a/2, एरिया का फॉर्मूला डिस्टेंस से डी, इक्विवेलेंट निकालो पैरेलल, दोनों को प्लस कर लो, ε0 a/2 डी, K1 + K2। चेक करो आंसर कौन सा ऑप्शन हो गया। वाह जीनियस हो तुम पक्का। तो क्या बोला है, सी इक्विवेलेंट निकालो। अगर दो कैपेसिटर्स हैं, एक में डाइलेक्ट्रिक नहीं है एक में डाइलेक्ट्रिक है, तो C' = KC, C1 is C, C2 is KC। तो अब एलसीएम लो, KC K+1, सो C इक्विवेलेंट = KC/K+1। कर गए ना गलती, पता था मुझे, सवाल अच्छे से नहीं पढ़ोगे तुम। क्या बोला है, हाफ फील्ड, पूरा थोड़ी ना चेंज कर लिया है, हाफ फील्ड विद डाइलेक्ट्रिक। तो अब देखो, ये पहले ये सीन था, तब सी का वैल्यू था ε0 a/d। अब सीन ये हो गया, आधा भर गया, तो ये हो गया d/2, ये हो गया d/2, एरिया सेम रहा। मतलब ये C1 और C2 का क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। सो C इक्विवेलेंट = 1/C1 + 1/C2। अच्छा, आधा भरा है डाइलेक्ट्रिक से, मतलब इतना कांस्टेंट देख के रखा है, कितना 5। ठीक है, अब ट्राई करो। पहले C1 और C2 का वैल्यू लिखो। C1 कितना है, ε0 a, यहाँ का डायरेक्ट नहीं, K नहीं लगाएंगे, डिस्टेंस हो गया d/2, मतलब इतना। ठीक है, तो ये कितना था, C था, ये कितना हो गया 2C। अब C2 का वैल्यू लिखो, K है, सो 5 K ε0 a/d/2, d/2, सो ऊपर चला गया, तो इतना क्या है, C है, तो ये कितना हो गया 10C। ठीक है, तो दिस इज 2C + 1/10C, तो ये कितना हो गया 10C, 5 + 1, एंड दिस इज 6/10C। और अगर C इक्विवेलेंट करें तो 10/6C, दैट इज़ 5/3C। अब सवाल यहीं पे समाप्त नहीं होता, हमें पूछा है कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। तो अब देखो 5/3C माइनस पहले कितना था ओरिजिनल, C/C 200, सो ये हो गया 2C/C × 100/3। So this is 200/3 and that is 66.6%। ठीक है, समझ गए ना।
ये हाफ फील्ड बोला है। चलो चेक करो आंसर। क्या मैडम, थोड़ा अच्छे सवाल करो। अच्छा बच्चों, आ गया तो ऐसा है। कमाल हो। अब देखो यहाँ पे हमको क्या बोला है, सवाल इसलिए सॉल्व हुआ क्योंकि कॉन्सेप्ट में पकड़ आ गया है। अब हमको यहाँ पे बोला है कि पहले तो ये एक अच्छा खासा कैपेसिटर था, तो इसका ओरिजिनली एप्सिलॉन 0 A/d हुई, इसका वैल्यू 1 माइक्रोफैराड है। अब हमने क्या किया, बेचारे को दो डाइलेक्ट्रिक से भर दिया, एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4, एक का 6। तो हमें पूछा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है। हमें पता है कि एक कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट C1 + C2। बस वैल्यू लिखो, C1 = एप्सिलॉन 0 A/d। अरे के कहाँ गया, के को भरो, इंटू K1 यानी कि 4। एप्सिलॉन 0 A/d का वैल्यू दे रखा है 1। सही करिए। एरिया क्या हो गया, हाफ। डिस्टेंस तो सेम है, देखो दोनों प्लेट्स के लिए बराबर। बाकी एरिया बाई 2 हो गया है, तो इसकी वजह से हमारा ये जो है ये 2 और इसका वैल्यू 1, तो 2C। ठीक है, C2 का वैल्यू बोलो, एप्सिलॉन 0 A, अगेन एरिया बाई 2 इंटू D, और ये हो गया 6, तो ये 3 एंड दिस वैल्यू इज अगेन 1, सो 3C। तो C इक्विवेलेंट आ गया C1 + C2 दैट इज 5। ये तो हो गया हमारा काम। क्या किया मैंने, नेक्स्ट करो। क्या तुम चलो वापस पॉज करो। मुझे पता है बड़ा सवाल देख के तुमने स्किप किया और सीधा वीडियो सॉल्यूशन पे हो। नहीं ऐसा नहीं, चलो वापस चलो। क्या मुझे पता नहीं चलेगा? चलो करो, पहले करो फिर खुद करो फिर देखो। मुझे नहीं आता इसका आंसर। करो, पहले करो, पॉज करके करो। हाँ अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि ये सबको हटाओ और एक मटेरियल वाला जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के होगा वो डाइलेक्ट्रिक लगाओ, तो जो कैपेसिटेंस आता है वो हो जाएगा C। और के एप्सिलॉन 0 A, ये तो टोटल एरिया हो गया, A/3 प्लस A/3 आ गया, टोटल डिस्टेंस D, तो इसका वैल्यू हो जाएगा C। ठीक है, C क्या है, अगर हम अभी भी निकालें तो भी वैल्यू C आएगा। अब ये देखो, ये तीनों किस में कनेक्टेड हैं, पैरेलल में। जो इनका इक्विवेलेंट होगा वो इसके साथ किस में कनेक्ट है, सीरीज में। तो फिर ये दोनों का हम निकाल लेंगे इक्विवेलेंट, जो वैल्यू होगा वो इसके साथ इक्वेट होगा, है ना। ये पूछा है हमको कि ये सारे डाइलेक्ट्रिक को हटाओ और एक सिंगल मटेरियल लगाओ जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो जो C का वैल्यू आएगा वो ये कॉम्बिनेशन वाला का C के वैल्यू के साथ सेम होगा, ये बोला है। तो मान लेते हैं इसका वैल्यू C है जब हमने न्यू वाला लगाया। ठीक है, अब इसका कितना हो रहा है C वो निकाल लेंगे, दोनों को इक्वेट कर लेंगे, देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। अब ये देखो, ये तीनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल, और ये कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज में। तो C इक्विवेलेंट कैसे निकाल रहा है पता चल गया। पहले ये ऊपर वाले का निकालते हैं, एक एक करके निकालो। मैं नेम लेती हूँ C1, यहाँ का K1 एप्सिलॉन 0 A/3 इंटू D/2, यानी कि ये है वैल्यू। और ऐसा C2 का वैल्यू अगेन 2K2 एप्सिलॉन 0 A/3D। देख क्या रहे हो, लिखो। C3 का वैल्यू 2K3 एप्सिलॉन 0 A/3D। तीनों किस में कनेक्टेड बच्चों, पैरेलल में। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन आ जाएगा 3D कॉमन, 2 एप्सिलॉन 0 A कॉमन, K1 + K2 +
K3। अब इसके साथ हमें ये वाले को C123 लिख लेते हैं। इसके साथ हमको C4 को कैसे कनेक्ट करना है, सीरीज में। C4 का वैल्यू लिखो K4 एप्सिलॉन 0A। ये बाय 3 मत लिखना, ये पूरा एरिया है, बाय D। हाँ, D बाय 2 है, आधा है ना, आधा, तो एरिया तो पूरा है ए। तो वैल्यू आ गया इतना। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, सीरीज में कंबाइन करना है। लिखो, मैं मिटा रही हूँ सबको। So this or 1 by C equivalent is should be equal to 1 by 2 epsilon 0 A K1 plus K2 plus K3, ये ऊपर चला जाएगा 3D, प्लस 1 बाय दिस, तो D ऊपर 2K4 एप्सिलॉन 0 A। ठीक है। अब C इक्विवेलेंट की जगह पे ये तो है, C इक्विवेलेंट इसके साथ सेम होगा बोला है ना, कॉम्बिनेशन के साथ, तो ये वैल्यू पुट कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे भी D ऊपर गया, क्या एप्सिलॉन 0 A इज इक्वल टू 3D बाय 2 एप्सिलॉन 0 A K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस D 2K4 एप्सिलॉन 0 A। चक्कर चक्कर अंदर चक्कर आगे क्या 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 कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 A एप्सिलॉन 0 A एप्सिलॉन 0 A D D D है। तो ये आ रहा है 1 बाय K इज इक्वल टू 3 बाय 2K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस 1 बाय 2K4। 2 चला गया यहाँ से चला गया, यहाँ आ गया। देखो तो मैचिंग हो रहा है क्या, तो इसी के साथ ख़त्म होते हैं आज का सवाल। ये आपकी गलतफहमी है, 2 सवाल और हैं, करके जाओ, एक होमवर्क भी लेके जाओ, आंसर कमेंट पे बता के जाओ। मुझे पता है आप लोग का हो गया है, पर मैं क्या नया नया कर रही हूँ, तो थोड़ा हाथ अभी सेट नहीं हुए, तो एग्ज़ाम में रॉन्ग ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करती हूँ। ठीक है। तो बेचारा सब जब खाली एयर भरा था, तब इसका कैपेसिटी दे रखा है C एप्सिलॉन 0 A बाय D। ठीक है। अब यहाँ पे हमने घुसेड़ दिया हमेशा की तरह एक डाइलेक्ट्रिक जिसका कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। अब हमें पूछा है कि न्यू कैपेसिटी कितना होगा बताओ। ठीक है। तब ये C1 ये C2 दोनों किस में कनेक्टेड, सीरीज की पैरेलल कनेक्शन। ये कितना एरिया लिया है बोल रहा है 1/4 एरिया, मतलब A/4। तो ये इसके लिए कितना एरिया बचा, A/3, 3/4। ये 1/4 लिया, ये 3/4 एरिया लिया। अब चलो C1 का वैल्यू लिखो, K एप्सिलॉन 0 A/4। डिस्टेंस तो सेम है। C2 का वैल्यू लिखो, K एयर है, मतलब K का वैल्यू 1 है। एप्सिलॉन 0 एरिया की जगह पे कितना लिखेंगे, 3A/4 D। ठीक है। तो ये कितना हो गया, एप्सिलॉन 0 A/D मतलब C, तो KC/4। ये कितना हो गया, एप्सिलॉन 0 E/D यानी कि C, यानी कि 3C/4। ठीक है। अब पैरेलल है तो C1 प्लस C2 करो, C/4 कॉमन, K प्लस 3। देखो तो ऑप्शन है क्या, चक्कर चक्कर चक्कर। तो जब तक एयर था तब तक C का वैल्यू 9 माइक्रोफैराड है। ठीक है। C = 9 माइक्रोफैराड। अब हमने एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल
घुसा है। कैसे घुसा है? अगर इनिशियली डिस्टेंस d था तो हमने दो मटेरियल घुसा है। एक है d/3 एरिया में, तो दूसरा कितना एरिया होगा? 2d/3 होगा ना। दोनों को प्लस करो, d आता है। ठीक है, तो हमें पूछा है कि सी इक्विवेलेंट कितना, कौन सा कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन C1 लिखो, ε0 A/d। इसका कांस्टेंट कितना दिया है? 3। इसका 6, सो 3। डी की जगह पे कितना लिखेंगे? d/3, तो मतलब 3। तो ये हो गया 9c। सी सब कुछ, सो 9c। इनिशियली ε0 A/d का वैल्यू मान लेते हैं कि हमने लिया है c। 9 का वैल्यू बाद में पुट करेंगे, अभी c लिख के करते हैं। c2 का वैल्यू लिखो, c2 का वैल्यू k की जगह पे 6 ε0 बाय एरिया में तो कोई चेंज नहीं, प्लेट सेम है। d कितना है? 2d, 3 ऊपर चला गया। अभी फिर ε0 बाई d की जगह पे लिख लो c, तो ये हो गया अगेन 9c। ठीक है, अब c इक्विवेलेंट की जगह पे 1/c1 + 1/c2। इतना कुछ करने की जरूरत है नहीं, हमें पता है कि अगर ये वाले फॉर्मूले पे सेम है तो वैल्यू हम डायरेक्ट पुट करेंगे c/n। तो 9 कितने नंबर ऑफ कैपेसिटर्स? 2। तो समझ रहे हो ना, सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? C1 C2। इसको सॉल्व करने से C1 + C2 अगर दोनों सेम है तो ये हो जाएगा c², ये हो जाएगा 2c, तो c/2। उसी तरह से अगर नंबर ऑफ कैपेसिटर n है तो हम करेंगे c/n। यहाँ पे हमारा 2 है तो c की जगह पे हम ले 9 और 2, आंसर आ गया हमारा 4.5 माइक्रोफैराड। चेक करो, भयंकर मिस्टेक हो गया यहाँ पे, है ना, सच में गलत हो गया। ये 9c है, तो ये 9c है। c का वैल्यू तो हमने डाला ही नहीं, 9 माइक्रोफैराड। कब डाला? नहीं डाला। सो 9 × 9/2 and this is 81/2 and this is 40.5 माइक्रोफैराड। अब आ गया आंसर, चेक करते रहना चाहिए आंसर। तो ख़त्म होते हैं आज के सवाल। ये भी आपकी गलतफहमी है, एक सवाल दे के जा रही हूँ, होमवर्क क्वेश्चन है, आंसर करो। जिसका आंसर अच्छा होगा उसको प्राइज मिलेगा। मजा आता है। तो उम्मीद है आपने सीखा होगा, समझा होगा, एंजॉय किया होगा। प्रैक्टिस करते रहिए, खुद पे भरोसा कीजिए, और बाकी तो सब सही है। फिजिक्स पे भरोसा कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।